सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय पूरा पढ़ा चुका हूं और इसके बाद मैं आपको पूरा पवन सीरीज सॉल्व करा रहा हूं और इसमें मैंने आपके बहुविकल्पी कंप्लीट करा दिए हैं और अति लघु उत्तरी के 2 क्लासेस आपके ले लिए हैं। 50 नंबर प्रश्न तक करा दिया है। अब 50 के बाद प्रश्न संख्या 61 तक इस क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं या कोई भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे सभी विषय पूरा पढ़ा दिए गए हैं। आप सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। इसीलिए सभी विषय लगातार हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। जो नई राजन पवन सीरीज आई है उसको हम लोग लगातार सॉल्व कराएंगे आपकी परीक्षा से पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका वह है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, इन्होंने भाषा में यहाँ पे भागफल लिखा है जबकि यहाँ पे इनको लिखना चाहिए। और जो प्रश्न ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ पे शेषफल ये लिखना चाहिए। जब हम लोग भागफल कब आता है? जब हम लोग किसी संख्या में भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, और जब कुछ घटाते हैं तो क्या आता है? शेष बचता है। तो शेषफल ये भाषा की थोड़ी ये त्रुटि कर देते हैं या कहीं ना कहीं गलती रहती है आपके राजन पवन सीरीज में दोनों, इसलिए आपको पूरा सॉल्व कराया जाता है कि आप गलत पढ़ के चले जाते हैं, गलत सॉल्व कर लेते हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी सॉल्व कराया जाता है ताकि अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करके आओ। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे प्रश्न। एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1,94,491 में से घटाने पर भागफल नहीं शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है? आपको वह संख्या बतानी है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम इसमें से घटा दें। ठीक है, तो जो संख्या हमको मिले वह पूर्ण वर्ग संख्या मिले। अब बात हो रही है पूर्ण वर्ग की। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जो किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होती है, किसी संख्या के वर्ग करने पे प्राप्त होती है, उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी तो उसका वर्गमूल निकलेगा। और वर्गमूल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, और इसी भाग विधि में ही जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दी जाए कि जो प्राप्त संख्या हो वह पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए देखते हैं, इसे करते हैं स्टेप वाइज, और आप समझते हुए पूरा ध्यान लगा करके समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, संख्या है 1,94,491। अब देखिए, जोड़ा बनाते हैं हम लोग दाहिने ओर से। इस तरीके से जोड़ा बनाते चलते हैं, दो संख्याओं का। देखिए, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है? पहला जोड़ा आपको कितना दिख रहा है? 19। तो हमको वह संख्या लेनी है जिसका वर्ग 19 के बराबर या उससे कम हो। तो 4 का जो वर्ग होता है वह 19 के बराबर नहीं तो 16 होता है। तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक है, और 4 बार यहाँ जाएगा, 4 चौक 16, और घटेगा तो 3 हो जाएगा, और अगला जोड़ा उतर जाएगा, ये हो जाएगा 344। अब देखिए, 4 में 4 जोड़ देते हैं, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, जितना बार ले गए, जैसे 4 का वर्ग तो 4 बार जाएगा भी और 4 जोड़ेगा भी। फिर यहाँ पे 4 4 जुड़ गए, 8 हो गए, और 1 इकाई का स्थान यहाँ पे खाली हो जाएगा। 8 जो है वह दहाई के स्थान पे लिखा जाएगा। अब इकाई का स्थान क्यों खाली छोड़ा जा रहा है? क्योंकि इकाई के स्थान पे अब मतलब है हमें उस संख्या से, जैसे इकाई के स्थान पे हम लोग कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख देंगे तो 1 का गुणा होगा इसमें, और यह कितना हो जाएगा? 81। लेकिन हमें 344 के बराबर या उसके आसपास जाना है, तो 8 चौक 32 होता है। तो 4 बार ले जाने की कोशिश करेंगे तो देखिए
4 चौक 16 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 1 33 336 यानी कि 4 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ 4 आएगा तो 4 से गुणा भी होगा और 4 बार यहाँ भी जाएगा। ठीक, तो अब गुणा करेंगे तो 336 आ जाएगा। अब इसके बाद घटा लेते हैं, 36 घटाएंगे 344 में से तो 8 बचेगा और यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा, ये 4 जो है वह जुड़ेगा इसमें 84 में, तो ये हो जाएगा 88। अब इसके बाद अगला जोड़ा उठा लीजिए यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 891 और यहाँ एक इकाई का स्थान खाली है, यहाँ एक ही आ सकता है क्योंकि एक से ज्यादा ले जाएंगे तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 881, एक बार जाएगा और यहाँ 1 लिखा जाएगा और बचेगा कितना, यहाँ 10 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे जाएगा नहीं क्योंकि और संख्याएं बची नहीं है, तो अब भाग नहीं जा सकता, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पे 10 ज्यादा हमारे पास बच गया है, ये 10 ज्यादा बच गया है, यानी कि अगर यही 10 नहीं होता तो जो संख्या हमको मिलती यानी कि 1,94,481 अगर होता तो यह संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग कितना घटा दें कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, यही 10 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1,94,481 जो 441 का वर्ग होगा। तो इस तरीके से यहाँ से कह सकते हैं हम कि 10 अगर घटा दिया जाए तो जो संख्या बनेगी 1,94,481 वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो जहां भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात होगी, इसी तरीके के मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। x² - x - 6 का गुणनखंड करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करें हम लोग ax² + bx + c से, तो यहाँ पे a कितना है 1 है, b -1 है और c कितना है c -6 है। अब a × c हम लोग निकालते हैं तो -6 आ जाएगा। अब इसी -6 के दो ऐसे गुणनखंड हमको करने हैं जिसका गुणा करने पे -6 आए और भाग जब जोड़ें तो -1 आए, तो ये 2 और -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 और -3 कैसे आया ये हम लोग देखते हैं, अंदाजते हैं। जैसे हमको -6 लाना था तो एक संख्या हमको माइनस में रखना था और जब जोड़ने के बाद -1 लाना है तो मुझे पता चल गया कि अगर एक संख्या x हम लेंगे तो एक x + 1 लेना पड़ेगा क्योंकि अंतर जो है वह एक ही का रखना है। तो यहाँ से अगर 2 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से कहीं आपको अगर इसी तरीके से अंतर 1 रखना है, ठीक है, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 5, 6, 7, 8 भी कहीं कहीं पे बैठ सकता है, जैसे a × c का मान हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x² - 3x + 2x - 6। ठीक है, -x को बस हमने क्या इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, -3x और +2x। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग कंपेयर करते हैं और a × c निकालते हैं। अब गुणनखंड आसान हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे पहले दो पद से तो x - 3 बचेगा और यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा और x - 3 बच जाएगा। x - 3 जो है वह दोनों जगह कॉमन है और यहाँ बचा x + 2, तो यही इतना गुणनखंड हो गया, एक ब्रैकेट में x - 3 दूसरे ब्रैकेट में x + 2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अब हमको समीकरण का जो मान दिया गया है प्रश्न संख्या 53 में, x² + 9 दिया गया है और पहले हम लोग x के टर्म को लिख लेते हैं तो -6 इधर आ जाएगा और +9 उधर चला जाएगा बराबर 0। ठीक, ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन हमने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a का मान है 1, b का मान है -6 और c का मान है 9। a × c हम लोग निकालते हैं जो कि होता है बराबर
9 के, और इसी 9 का गुणनखंड दो संख्याओं को हम लोग देखते हैं जो गुणा करने पे 9 आ जाए और जोड़ने पे आ जाए -6। तो अब देखिए, गुणा करने पे धनात्मक आना चाहिए और जोड़ने पे ऋणात्मक। तो धनात्मक गुणा करने पे दो केस में आता है, जब दो धन संख्याओं का गुणा हो रहा हो और जब दो ऋण संख्याओं का गुणा हो रहा हो। तो देखिए, अगर दो धन संख्याएं हम लोग ले लेंगे तो जोड़ने पे तो धनात्मक ही आएगा, लेकिन हमको चाहिए ऋणात्मक, इसीलिए हम दो ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। तो अब देखिए, किन संख्याओं का गुणा आता है 9, किन दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पे धन 9 आएगा और जोड़ने पे ऋण 6 आएगा, तो -3 और -3। ठीक, तो यहां से पता चल गया। अब हम लोग इसको कितना लिख देंगे, x का जो टर्म है -6x को हम लोग लिख देंगे -3x -3x धन 9 बराबर है 0 के। ठीक है, अब x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा x -3, और यहाँ -3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x -3 बराबर 0, और x -3 और x -3 बचा है बराबर 0 के हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 3 के बराबर आ जाएगी, दोनों जो वैल्यू होगी वह 3 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। इसको डायरेक्ट भी हम लोग कितना लिख सकते थे, क्योंकि ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको इतना लिखा जा सकता है था x² -2a x इंटू बी 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता था। यहीं से x -3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से ये आपका सल्यूशन हो गया। ठीक है, x का मान 3 आएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 54। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी, त्रिज्या 8 सेमी, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब कि शंकु का, देखिए अपने दिमाग में आप इमेजिन करिए क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या आपको निकालना है, ये ध्यान कर लिया करिए। शंकु आकृति का ध्यान कर लीजिए, और देखिए आपको दिया गया है त्रिज्या r कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और तिरछी ऊंचाई कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, और ये आपको एरिया वक्रपृष्ठ निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई r l। तो यहाँ से वैल्यू सारी आपको दी ही गई हैं। पाई की वैल्यू पुट करिएगा 22/7, और त्रिज्या 8, और जो तिरछी ऊंचाई l है 21 दी गई है, और सारी वैल्यू 7 × 21, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का गुणा 8 में 24, ये हो जाएगा 22 × 24। 22 × 24 आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस शंकु का वक्रपृष्ठ का एरिया। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 55 है। क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576 को सरल कीजिए। यहाँ पे देखिए, करने की घात 3 है, यानी कि घनमूल लिया जा रहा है 343 का, और गुणा हो रहा है वर्गमूल लिया जा रहा है 576 का। अब देखिए, अगर आपको नहीं याद है, जैसे घनमूल 343 किसका होता है, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनेगा, यानी कि घनमूल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाहर आएगा। तो इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 343 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 576 का वर्गमूल होता है 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 7 × 24, और 7 का गुणा 4 में होगा, 7 × 4 = 28, 7 से लगा 2, 7 × 14 और 2 16, 168 जो आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आसानी से हल कर सकते थे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। देखिए क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A 55 अंश, कोण B 60 अंश है, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको पता है कि यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया है, और चक्रीय चतुर्भुज में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। 2 कोण दिए गए हैं, 2 कोण पूछ रहा है,
तो कोण ए के सामने का कोण सी है, तो कोण ए धन कोण सी बराबर लिखेंगे 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण ए का मान है 55 अंश, तो 55 अंश धन कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 55, और कोण सी का मान आ जाएगा 125 अंश। अब इसी तरीके से कोण बी का सम्मुख कोण है कोण डी, तो कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, और कोण बी का मान रखेंगे 60 अंश, तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा 120 अंश। तो यहाँ से कोण सी और कोण डी का मान बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रश्न 57 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन के आयतन में जो आधार का क्षेत्रफल होता है उसके गुणा होता है ऊंचाई का, या इस तरीके से भी आप फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब आपको एरिया दिया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 100 दी गई है, तो पाई आर स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल गई, और इसी वैल्यू को आपको रख देना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई, और ऊंचाई भी दिया गया है 10, तो 100 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसका आयतन कितना हो गया, बेलन का आयतन हो गया 1000 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x को हल कीजिए। तो आप खुद से पहले करने का प्रयास करिए, मैं तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूं। समीकरण हल करने को बोल रहा है, मतलब कि कह रहा है कि आपसे x की वैल्यू निकालना। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a का मान है 1, b का मान है 7 और c का मान है 10। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए a b c का मान ये हो गया। अब a इंटू सी निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10, और फिर b को हम लोगों को, अब a इंटू सी के गुणनखंड को हम लोग को इस तरीके से दो गुणनखंड खोजने के, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7। देखिए क्या हो सकता है 5 और 2, तो अब यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 के। अब देखिए पहले दो पदों में x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, और पहले दो पदों में 2 कॉमन हो जाएगा, बाद के दो पदों में 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 5, और दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। अब बचा क्या है x और प्लस 2 बराबर 0 के। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -5, और x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक है, एक बार x प्लस 5 को बराबर के उधर भेज देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस 2 को बराबर के उधर 0 के भेज देंगे 0 के बटे में, तो x प्लस 5 बराबर 0 मिल जाएगा, यानी कि x की दो वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, x की वैल्यू -5 और -2। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप हल कर सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 कह रहा है x क्यूब -1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x -1/x का मान 3/2 है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको क्या कह रहा है x क्यूब -1/x क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है, और जो मान आपको दिया गया है वह दिया गया है x -1/x की वैल्यू दी गई है 3/2। तो अब यहाँ से कैसे मान निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये टर्म हमको लाना है और ये टर्म जो है वह हमको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं x -1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं। होल क्यूब बराबर कितना होता है, होल क्यूब बराबर होता है, आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वही यहाँ पे अप्लाई हम कर रहे हैं, a क्यूब यानी x का क्यूब फिर माइनस
1/x का क्यूब, ये आ जाएगा -1/x का क्यूब, फिर -3ab, a कितना है x है, b कितना है 1/x है, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू है 3/2 वो यहाँ रख देते हैं। 3/2 का होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, होल क्यूब है क्योंकि, तो 3/2 का होल क्यूब हो गया, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और देखिए -3 x का गुणा 1/x में होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में है x माइनस 1/x जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 3/2। अब सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते चल रहे हैं, तो 3/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, अंश में 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और बटे में 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और यहाँ पे देखिए 3 का गुणा होगा अंदर, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा -9/2। अब इसके बाद देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को एक तरफ रखेंगे और -9/2 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो 27/8 धन 9/2 हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ वो वैल्यूज आ गई जिसका मान हमको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर लिखा जा सकता है, हर समान कर लेंगे 8, तो 27 धन 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार, यानी कि 4 से गुणा होगा, तो 9 गुणे 4 यानी कि 9 चौक 36। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 लगाइए 6, 63/8 यानी कि वैल्यू आ गई 63/8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जिसकी वैल्यू हमको निकालना था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 63/8। ठीक है, तो 63/8 लिखिए या 7 सही 7/8 लिखिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ जो है वह वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पॉइंट को धरती मानिए और इसको चंद्रमा मानिए, और इस तरीके से बता रहा है इसका पथ जो है वह क्या है वृत्ताकार है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से r की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3,84,000 किलोमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इस पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है यानी कि 2πr आपसे पूछ रहा है, तो 2 × π × r कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसी का 2 × 884 का दूना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 768 और 30 और पाई किलोमीटर इतना आ जाएगा, या फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बस आपको परिधि का जो है मान निकालना था, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वह है गुणनखंड कीजिए। प्रश्न संख्या 61 है, गुणनखंड कीजिए 24 - 3a² + 34a। तो देखिए x की जगह बस a लिख दिया है, कोई अंतर नहीं है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है वह लिखा गया 24 - 3a² + 34a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो स्क्वायर वाला है इसको पहले लिखेंगे -3a² + 34a + 24, इसको इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, जो हमारा ax² + b1x + c1, a1 नाम मैंने दे दिया है क्योंकि यहाँ a दिया गया है। ठीक है, a1 b1 और c1 नाम दे दिया मैंने। अब a1 की वैल्यू कितनी है -3 और b1 की वैल्यू है 34 और c1 की वैल्यू है 24। अब a1 × c1 हम लोग निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24, 48 और 72, -72 हो जाएगा। अब -72 हमको लाना है और साथ ही में
यहाँ पे 34 प्लस में दिया गया है तो गुणनखंड कर सकते हैं 36 माइनस 2 का। 36 दूनी क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको -3a² बराबर हो जाएगा -3a² प्लस 36a -2a प्लस 24। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं -3a, तो बचेगा क्या, a माइनस 3 36 में से कॉमन जाएगा तो 12 3 36 तो 12 हो जाएगा और a बाहर निकल गया, a -12 कॉमन आ गया, फिर -2 यहाँ कॉमन लेंगे तो a -12 यहाँ भी बचेगा। अब दोनों जगह a -12 हो गया और यहाँ पे -3a और -2 ये आपको मिल जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गुणनखंड भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए x की जगह वेरिएबल तो a भी होता है, लेकिन जनरली a b c को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं इन समीकरण में। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं दे दिया x की जगह a भी आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया था वेरिएबल की जगह ये लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे x की जगह y आ जाता है, वैसे a भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से गुणनखंड करना है और पूरे अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पूरा आपको समझ में आ गया तो यस कमेंट करिए और जो भी आपके विचार हैं उसको जरूर लिख करके बताइए। इस क्लास के विषय में अधिक से अधिक देखिए आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए जो आपके सबसे खास मित्र हैं, ग्रुपों में शेयर करिए, अधिक से अधिक सभी लोग तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसी तरीके से सटीक और सही सॉल्यूशन जान पाएं और अच्छे से अपना मैथ विषय का तैयारी कर पाएं। तो इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल से, कमेंट करिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4th सेमेस्टर का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सभी विषय चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ अब हम सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। और इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पढ़िए और बहुत अच्छे से बिना डिस्टरबेंस के और सारी चीजें एक जगह अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपको मिलेगा हमारे ऐप पे। ऐप का भी नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे 4th सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, उसको ले लीजिए। उसमें नाम मात्र के फीस के बाद आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी और वहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई प्रचार नहीं आएगा। चैप्टर वाइज सारी विषय सभी पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ वहां पे टेस्ट सीरीज हर चैप्टर वाइज आपको मिल जाता है, सभी हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ मिल जाते हैं, राजन पवन सीरीज के पीडीएफ मिल जाते हैं और इसी तरीके से आपकी तैयारी कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, मास्टर क्लास के साथ बहुत ही आसानी से हो पाती है। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से चैनल से बने रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।